गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अपन ने कल स्टार्ट कर दिया। इसका इंट्रोडक्शन दिया था, फॉर्मूला इसका जनरल निकाल लिया, C बराबर Q अपॉन V। ये आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि Q फिक्स कर दीजिए, यानी पूरे चैप्टर में दिया गया वह Q ही रहेगा। केवल आप किसकी कैलकुलेशन कीजिए, V की, पुट कीजिए, C निकल जाए। अपन ने एक कैलकुलेशन भी कर ली थी। एक कैलकुलेशन अपन ने की थी गोलाकार चालक के लिए। तो वैक्यूम में जो स्फेरिकल कंडक्टर था उसकी कैपेसिटेंस कितनी निकाली थी अपन ने, C बराबर 4πε0R। तो एक कैलकुलेशन भी कर चुके हैं अपन। अब इसके द्वारा मैंने आपको बताया था कि एक मैकेनिक को टीवी में 1 माइक्रोफैरड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चाहिए तो उसको कितने त्रिज्या के गोले की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर आया था 9 किलोमीटर। क्लियर? स्वाभाविक है, आप भी इस बात को समझते हैं कि 9 किलोमीटर रेडियस का गोला किसी टीवी में लगा पाना संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर मैकेनिक अपना काम नहीं कर पाएगा अगर उसे वास्तव में 1 माइक्रोफैरड धारिता चाहिए तो। अब आप पूछेंगे कि फिर क्या किया जाए, तो आज वही आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें कैसे छोटे आकार में बड़ी धारिता मिल जाए। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम इतने समय से पढ़ रहे हैं उसने क्या गिफ्ट दिया है। तीसरी बात, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक कंपोनेंट है जिसका नाम हिंदी में संधारित्र, इंग्लिश में कैपेसिटर है। उल्टे से चालू करें सब बात को। आप सोचेंगे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ने आपको गिफ्ट दिया है इसका यूज क्या है। तो साहब मैं पहले यूज बताऊं इसका। यह जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक दे रही है कैपेसिटर, यह आवेश का संग्रह करता है, उसको स्टोर करके रख लेता है। ये विद्युत ऊर्जा का संग्रह कर लेता है, उसको स्टोर करके रखता है। स्पार्किंग रोक देता है। कहीं स्पार्किंग हो रही हो तो वहाँ कैपेसिटर लगा दीजिए, स्पार्किंग कंट्रोल हो जाएगी। आपके मोबाइल या कंप्यूटर की कीबोर्ड में जो आप A दबाते हैं तो A दिखता है, B दबाते हैं तो B दिखता है, C दबाते हैं तो C दिखता है। ये जो जिसका कंट्रोल है, ये कंट्रोल भी संधारित्र का ही है। ये सारी चीज़ें वही कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में सेविंग करते हैं, मैसेजेस की करते हैं वगैरह वगैरह। ये सेविंग किसके पास है? कैपेसिटर के पास है। आप अपने पंखे, टीवी इनको देखते हैं, इनमें करंट को कंट्रोल किया जाता है। करंट को कंट्रोल कौन करता है? कैपेसिटर करता है। आप टीवी, रेडियो इनमें सिग्नल या मोबाइल में सिग्नल रिसीव करते हैं, ये सिग्नल रिसीव करने का काम कौन करता है? कैपेसिटर करता है। हार्ट अटैक से कोई अगर पेशेंट है, वो मरने ही वाला हो, मरणासन अवस्था में हो, तो उसको एक बार जीवित करने की कोशिश की जाती है। वह जिस डेफिब्रिलेटर एक उपकरण का नाम है जिससे हम जीवित करने की कोशिश करते हैं, वो किसका बना होता है? संधारित्र का बना होता है। तो संधारित्र एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज है। मैंने इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आज तक नहीं देखा, हर जगह यूजफुल है। अब आप पूछें कैसा है, तो आप पंखे में ऊपर की तरफ देखें, एक बेलन लगा होगा। कूलर में पीछे की तरफ देखें, एक बेलन लगा होगा। मिक्सी को खोलें, आटा चक्की को खोलें, रिमोट को खोलें, टेलीविजन को खोलें, रेडियो को खोलें, किसी भी चीज को खोल के देख लें, आपको कैपेसिटर हर जगह मिलेगा, हर जगह, है ना। क्योंकि इसकी वर्किंग, जैसे पंखे में आप पूछेंगे क्या कर रहा है, तो पंखे में ये एक नहीं दो काम कर रहा है। पहला तो पंखे को टॉर्क अवेलेबल करवाना। न्यूटन के अनुसार कोई वस्तु स्थिर स्थिर रहेगी, तो न्यूटन के अनुसार स्थिर पंखा घूमना क्यों चाहता है? नहीं चाहेगा। तो पहला काम तो ये कैपेसिटर क्या करता है?
स्थिर पंखे को घुमाने का काम करता है, नंबर 1। फिर दूसरा काम क्या करता है ये, फिर जब पंखा घूम गया तो इसको हटा दे, नहीं, फिर ये करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो कहने का मतलब कैपेसिटर इतनी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ने हमें गिफ्ट दिया है, जो हर जगह यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारी समस्या थी, अब उससे आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब टीवी में तो चाहिए। टीवी में अगर अपन पुराने टीवी को देखें तो कैपेसिटर की संख्या 100-200 होती थी। पुराने कंप्यूटर को देखें तो उसमें भी 100-200 होती थी। आप मॉनिटर को देख लें, पुराने वाले मॉनिटर को, तो उसमें भी कैपेसिटर बहुत बड़ी मात्रा में होते थे। तो आप पुराने रेडियो को देख लें, उसमें भी कैपेसिटर की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी। तो कैपेसिटर हर जगह है ना। आप एक बार गूगल पर कैपेसिटर लिख के देख लेना, कैपेसिटर लेके इमेज देखना, इमेज जैसे सामने आएगी तो आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ यार ये चीज तो अपन ने लगभग सब जगह देखी है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक। तो आपको ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप गूगल में कैपेसिटर लिख लें या हिंदी में संधारित्र लिख लें, फिर इमेज को क्लिक करके देखें, तो इमेज जो सामने आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ये चीज तो हमने सब जगह देखी। तो सब अब अपन यहाँ मैकेनिक की बात को समझ जाए कि वास्तव में मैकेनिक को क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। कितने माइक्रोवेट का, 1 माइक्रोवेट का, उसको कितना गोला लेना पड़ा, ये गोला तो आएगा नहीं। तो अब अपना टारगेट क्या रहा कि सब ऐसी कोई चीज हम बनाएं जिसमें आकार तो न बढ़ाना पड़े लेकिन धारिता बढ़ जाए। तो साहब वह युक्ति, अब इसकी डेफिनेशन आप इसके वर्क से समझ गए होंगे कि इसकी डेफिनेशन खूब सारी है। आपके जच्चे जो डेफिनेशन दे दो, मैंने आपको इतनी चीजें गिना दी है ना, पर अपन जो उसमें सेलेक्टिव छांटते हैं उसके हिसाब से बोलते हैं। तो साहब पहली डेफिनेशन तो ये दे दो आप कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा या विद्युत आवेश का संचय करती है, डिपॉजिट करती है, उसे संधारित्र यानी कैपेसिटर कहते हैं। इस हिसाब से दें, टीवी रेडियो वगैरह के हिसाब से तो आप इससे दें, चालक के ज्यामितीय आकार में वृद्धि किए बिना, वृद्धि नहीं करनी, वृद्धि करने से तो धारिता बढ़ेगी क्योंकि C इज प्रोपोर्शनल टू R साफ दिख रहा है। तो चालक के ज्यामितीय आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता बढ़ा लेने के लिए जो हम युक्ति काम में लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं, संधारित्र। ठीक है सर। तो सब हमें आकार बढ़ाए बिना चालक की धारिता बढ़ानी है, उसके लिए जो भी संरचना स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देंगे हम, कैपेसिटर। अब ये कैसे करेंगे इसको बहुत तरीके से समझिए, है ना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार यदि चालक पर आवेश Q को कांस्टेंट कर दो और उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव में कमी करो, विभव में कमी करोगे तो धारिता में वृद्धि निश्चित होगी। उसके लिए आपको आकार भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर सर। तो फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का है वो कहता है चालक पर आवेश नियंत्रण कैसे न कैसे करके उसके विभव में कमी की जाए तो धारिता में वृद्धि निश्चित है। क्लियर। थ्योरेटिकल भी ये बात सत्य है। कैसे सत्य है सर, यहां समझो। ये मैंने एक बैटरी ली, अब आप ध्यान से समझना, बड़े मजेदार चीज है। सपोज 12 वोल्ट की बैटरी, अब ये मैंने ले लिया कंडक्टर, हिंदी में लिख देता हूँ चालक, आपको समझ में आता है ये सब दोनों बाई लैंग्वेज। स्वाभाविक है आवेश उच्च से निम्न विभव की तरफ जाता है, आवेश जाएगा कब तक, जब तक कि चालक का विभव कितना नहीं हो जाए, 12 वोल्ट। समान विभव हो गया, समान विभव आवेश का प्रवाह नहीं होता, अब आवेश प्रवाहित नहीं होगा, यानी चालक की जितनी कैपेसिटी थी उसने आवेश ले लिया, अब वो नहीं ले सकता। अब भी अगर मैं उसे दे दूं
तो फिर आप क्या कहेंगे कि उसकी धारिता बढ़ गई, यही बोलेंगे। तो मैं क्या करूं, इसके विभव को मैं कितना कर दूं, कम कर दूं, 8 वोल्ट कर दूं। मैं वो 8 वोल्ट करूंगा तो वापस 12 वोल्ट से आवेश किसको जाएगा, 8 वोल्ट को, और वापस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। आवेश गया ना, न जा रहा था, और आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी की, वापस बैटरी ने किसको आवेश दिया, चालक को आवेश दिया ना, दिख रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, विभव को 8 वोल्ट कर दूंगा किसी प्रक्रिया से, फिर 12 वोल्ट से आवेश किसको जाएगा, 8 वोल्ट को। तो यहां भी यही तो बात कह रहे हैं कि सब आवेश को नियत रख, किसी प्रकार या किसी प्रक्रिया से विभव में कमी की जाए तो धारिता में वृद्धि निश्चित है। क्लियर। अब ये कैसे करते हैं ध्यान से देखना है ना। मान लीजिए ये चालक प्लेट ए है जिसकी धारिता हमें बढ़ानी है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हमें बढ़ाना है। इसको हमने सोर्स से जोड़ दिया, सोर्स ने इसे चार्ज दिया, ठीक है साहब। जो चार्ज दिया, दिए गए चार्ज को मैं हमेशा कैपिटल क्यू लिखूंगा, है ना। ये ए भी ऊपर लिख दो ना, थोड़ा सा ऊंचा लिख दो ना, तो ये। अब आप पूरी तरह से मेरी बात को ध्यान से सुना, आप ए पर ही फोकस रहना, क्योंकि कंडक्टर ये बैटरी से ही जुड़ रहा है, जो बैटरी से जुड़ेगा उसी की कैपेसिटेंस बढ़ेगी, धारिता किसकी बढ़ेगी। तो अब मैं कुछ भी करूं, उस कुछ भी करूं पे ध्यान मत देना आप केवल किस पे ध्यान देना, ए पर। दिया गया आवेश भी ए पर ही है, सब कुछ ए पर ही है ना। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझें, पहले मैं कह रहा हूं जिसको कि आप ए के अलावा अब मैं जो भी करूं उस पर ध्यान ना दें, आप पूरी तरह से किस पे कंसंट्रेट होने चाहिए, ओनली ए पर। क्योंकि मैं कह रहा हूं चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ा के दिखाऊंगा, तो मैं इसका आकार नहीं बढ़ाऊंगा और इसकी धारिता बढ़ा के दिखाऊंगा। अब मैं कुछ भी करूं उससे आपको कोई लेना देना, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस चालक ए की धारिता बढ़ाने के लिए समान आकार की एक अन्य चालक प्लेट बी, या अन्य चालक प्लेट बी ए के पास रख देता हूं, समीप। टच तो कर ही नहीं सकते, टच नहीं कर, टच कराते तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ए के पास रख देता हूं कुछ दूरी पर। तो सब चालक ए की धारिता बढ़ानी मोटिव उद्देश्य के लिए है। इसके लिए समान आकार की चालक प्लेट बी ए के समीप व समांतर रख देते हैं। जैसे समीप व समांतर रखेंगे तो बी की अंदर वाली सतह पर विद्युत प्रेरण के कारण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है ना, के कारण समान मात्रा का -q आवेश प्रेरित हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये बेसिक में घुसना है। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड, यानी प्रेरित। तो सब ये पॉजिटिव चालक के इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस पर अट्रैक्ट करेगा, इस सरफेस की ओर अट्रैक्ट करेगा विद्युत प्रेरण के कारण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण, है ना। तो सब विद्युत प्रेरण के कारण इधर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए, तो ये तो पॉजिटिव के कारण है ना, इसको क्या कहेंगे, इंड्यूस। जब इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट होगी तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो इधर उतनी मात्रा का, इधर तो क्या है, इंड्यूस, और इधर उतनी मात्रा का पॉजिटिव फ्री हो गया। ये दूसरा वाला कौन सा है, ये तो मुक्त है, ये इंड्यूस थोड़ी है भाई। इलेक्ट्रॉन जब इस सरफेस पर आ गए, बी की अंदर वाली सरफेस पर, पॉजिटिव से इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण,
तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इधर कौन सा आवेश मुक्त हो गया? धन आवेश मुक्त हो गया। तो साहब ये तो लाया गया है, इसे इसका नाम तो प्रेरित है, इंड्यूस्ड है। पर ये लाया नहीं गया है, ये तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर आते इधर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पॉजिटिव हो गया। अब आप देखिए, आपका काम होते होते बचा कैसे? जैसे मान लीजिए ए का विभव V है, ठीक। अब आप जब प्लेट B लिया है, ये तो इनिशियली शुरुआत में जब B नहीं था तो उस समय ए पर विभव कितना? अब क्योंकि आप B को लिया है तो ए पर विभव कितना था? V, और B के कारण विभव कितना? B के नेगेटिव के कारण -V', नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव। बोलो इस नेगेटिव के कारण ए के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी हुई कि नहीं हुई? होगी ना। कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रह गया? V - V'। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी होगी तो कैपेसिटेंस में क्या हुई? वृद्धि होगी ना, हुई कि नहीं हुई? होगी। लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव। इसके कारण ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना? V'। तो ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटा क्या? नहीं घटा। क्यों नहीं घटा? भाई इस नेगेटिव ने तो ए के विभव में कमी कर दी थी ना। इनिशियली ए का विभव क्या था? V। जैसे मैं प्लेट B लाया तो B की अंदर वाली पृष्ठ पर प्रेरित -Q तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी माइनस, इसके कारण ए के विभव में कमी हो चुकी थी। लेकिन B के बाह्य पृष्ठ पर यानी आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव के कारण ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V', तो इस V' ने V' को कैंसिल कर दिया, तो ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वापस कितना हो गया? जैसा शुरू में था। तो आपका काम तो हो गया था। किसने कर दिया था? -Q ने। किसने बिगाड़ दिया? +Q ने। स्वाभाविक है, आपका काम होने के लिए अब क्या करना पड़े? कैसे न कैसे करके इस +Q को हटाना पड़े। ये +Q हटा और आपका काम हुआ, है ना। तो इस +Q के विभव में कमी नहीं होने दी, इस -Q ने तो साहब इस +Q को हटाने के लिए क्या करना है साहब? अब ध्यान से देखो, इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ये आपके सामने है, ये सोर्स, ये वही A, ये वही B, दिख रहा है ना आपको? ऐसा कैसा? ये प्लेट B है ना, क्लियर? अब आपको क्या हटाना है? ये पॉजिटिव हटाना है। पॉजिटिव हटाना है तो B की आउटर सरफेस को क्या कर दीजिए? अर्थिंग कर दीजिए। अर्थिंग कर दीजिएगा मतलब भू संपर्कित कर दीजिए। तो ये मुक्त धनावेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। माइनस तो नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस तो किसने पकड़ रखा है? प्लस ने पकड़ रखा है। या माइनस की उत्पत्ति का कारण कौन था? प्लस था। तो ये ठीक है सर, 6 दिखा देना तो दोनों तो 6 उधर 7 हो गए, इधर 7, ठीक है ना। तो साहब ये प्लस कैपिटल Q, ये माइनस कैपिटल Q। अब आप बाहर यहाँ चार्ज नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो माइनस सारे पॉजिटिव के इनर साइड अट्रैक्ट कर लेगा, और ये पॉजिटिव माइनस को इनर साइड अट्रैक्ट कर लेगा। आउटर साइड यानी इस सरफेस पर जो पॉजिटिव था वो तो अर्थिंग करते कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। अब ये चीज आपके सामने दिख रही है, इसी को कहते हैं संधारित्र, है ना। अब देखो साहब, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर कोई भी चार्ज नहीं है ना, कोई भी चार्ज, यानी संधारित्र से कोई बल रेखा बाहर जा ही नहीं रही है। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि संधारित्र से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ। निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आप जानते ही हो,
एक गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो संधारित्र से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होता है? 0, कोई बल रेखा नहीं है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं संधारित्र पर टोटल चार्ज बताओ। संधारित्र पर टोटल चार्ज कितना है? +q - q = 0। क्लियर? तो क्या संधारित्र में आवेश का संचय नहीं है? देख लो, ये दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? डिपोजिशन ऑफ चार्ज। दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? डिपोजिशन ऑफ एनर्जी। दोनों प्लेटों के बीच क्या है? डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिपोजिट है तो चार्ज 0 है टोटल, है ना? तो सब अब देखें आप, एक का आकार नहीं बढ़ाया, आकार बढ़ाए बिना उसकी दायित्वता में क्या कर ली? विभव में कमी करके दायित्वता में वृद्धि कर, है ना? इसे ही संधारित्र कहते हैं। तो सब समान आकार की, समांतर व विपरीत आवेश युक्त प्लेटों का, या विपरीत आवेश युक्त समीप स्थित प्लेटों का ऐसा युग्म समायोजन, युग्म समायोजन का मतलब जोड़ा, ऐसा युग्म समायोजन यानी ऐसा जोड़ा जिसमें एक चालक, आप ध्यान एक पर ही रखना क्योंकि फॉर्मूले एक के लिए बने, जिसमें एक चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सके, उसे संधारित्र कहते हैं। और यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब देखो, एक के विभव में कमी कर ली, ये पॉजिटिव हटा दिया, किसके द्वारा? अब सब इससे ये बात सामने आती है कि इसका मतलब संधारित्र बनाने के लिए 2 चालक प्लेटें चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्या एक अकेली चालक प्लेट संधारित्र हो सकती है? हाँ, हो सकती है। उसकी दूसरी प्लेट का कार्य अनंत पर स्थित आवेशित परत कर देगी या खुद अर्थ कर देगी। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के बाहर एक कुचालक छड़ पर या 4 रबर के डंडों पर लोहे की चादर या एल्यूमिनियम की चादर रख दीजिए। वातावरण से आने वाला आवेश उस चादर को क्या कर देगा? आवेशित कर देगा। अब वो अकेली चादर है, उस चादर को वातावरण से आने वाले आवेश ने क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। आप किस पे करें? अर्थ पर। अब अर्थ उसकी दूसरी सरफेस होगी, एक तो वो चालक प्लेट जिसको रात भर में वातावरण ने क्या दे दिया? चार्ज दे दिया, तो वो आवेशित होगी। और अर्थ दूसरी प्लेट का कार्य करेगी, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? संधारित्र बना देंगे, है ना? तो सब एक अकेली चालक प्लेट संधारित्र हो सकती है। अगर आप सुबह उस प्लेट को टच करेंगे तो एक मोमेंट के लिए झटका लगेगा, क्योंकि वह प्लेट जो आपने रखी थी वो कुचालक पर रखी है, उसका अर्थ से कोई कांटेक्ट नहीं था, तो एक वो और एक दूसरी सरफेस कौन सी? अर्थ। दोनों मिलके क्या बनाना है? कैपेसिटर। तो बीच में किसकी डिपोजिशन हो जाएगी? बीच में डिपोजिशन हो जाएगा एनर्जी का। या यूं समझ लो कि चादर हाई पोटेंशियल पर, आप किस पे खड़े हो? अर्थ पर। तो जब विभव का अंतर आ जाएगा तो अपन जानते हैं आवेश उच्च से निम्न विभव की ओर गमन करना। तो सब ये जो आपके सामने लिखा है इससे ही संधारित्र कहते हैं, है ना? तो सब क्या एकल चालक प्लेट या एक अकेली चालक प्लेट संधारित्र हो सकती है? यस। उसकी दूसरी प्लेट का कार्य अनंत पर स्थित सतह या पृथ्वी कर सकती है ना? अब तीसरी बात या अगली बात, जैसे भी कितनी संधारित्र तो क्लियर हो गया था, प्रिंसिपल समझ में आ गया। और वैसे तो ओरिजिनली तो 2 प्लेट से मिलकर बनेगा, पर जब बात लगी कि साहब एक अकेली हो सकती है, तो हो तो सकती है ना? अगली बात, इनके आकार के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। आकार के आधार पर इनका नामकरण किया गया है का मतलब, जैसे अगर गोले में गोला है, 2 सरफेस से बनता है ना, गोले में गोला है तो गोलीय संधारित्र, बेलन में बेलन है तो बेलनाकार संधारित्र, है ना? प्लेट प्लेट है तो समांतर प्लेट संधारित्र। तो अपने सिलेबस में तो 2 ही पढ़ने हैं, एक तो समांतर प्लेट पढ़ना है, एक गोलाकार संधारित्र पढ़ना है। फिर वो तो इन 2 को पढ़ने के बाद आप समझ जाओ। और पढ़ना क्या है अपने को? तो इनकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी धारिता की कैलकुलेशन करनी है। अपना सिलेबस तो कैलकुलेशन मांगता है कि आपको धारिता की कैलकुलेशन करनी आती है इन्हें। तो आकार के आधार पर
संधारित्र 3 प्रकार के हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोले में गोला यानी गोलाकार संधारित्र, बेलन में बेलन यानी बेलनाकार। यानी आप इतना तो समझ लो कितनी सरफेस चाहिए संधारित्र के लिए, 2 सरफेस। थोड़ी सी इसकी धारिता का जो फॉर्मूला है वो भी हल्का सा चेंज हो जाएगा, हालांकि उसमें वो चेंज में कोई ऐसी खास बात नहीं है कि साहब बहुत बड़ा कोई चेंज है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आएगा, है ना। जैसे अभी तक तो अपन कहते थे कि चालक को दिया गया आवेश वो उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं, क्योंकि अब संधारित्र है तो संधारित्र में क्या बोलेंगे, दिया गया आवेश तो देखो अभी बैटरी से जो जुड़ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी देखना है ए देखना है। धारिता किसकी बढ़ी है, ए की बढ़ी है, बी की थोड़ी। बी तो सहायक प्लेट है, बी तो असिस्टेंट है, बी से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको लेना देना ए से ही है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमने जो ये प्रोसेस किए इसमें इसकी धारिता बढ़ी है, बी को जान दो वार्ड में, उसके कारण बढ़ी है, वो कारण है, और अपना मोटिव तो है ना। तो सर इसमें 2 प्लेटें हैं ना, तो अब इसमें क्या बोलेंगे, चालक को दिया गया आवेश वह प्लेटों के मध्य विभवांतर के अनुपात हो। अब हालांकि बी तो अर्थ से जुड़ी है, तो जो अर्थ से जुड़ा है उसका तो विभव क्या होगा, 0 होगा। तो हालांकि फर्क तो नहीं पड़ता, पर लैंग्वेज की बात अगर करें तो लैंग्वेज तो चेंज होगी ना। तो सब संधारित्र की धारिता उसे दिए गए आवेश वो प्लेटों के मध्य विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। तो ये सब संधारित्र का सिद्धांत। क्या समझे सब संधारित्र, इतना में क्लियर होगी बात। अब मैं आपको बारी बारी से संधारित्र पढ़ाने लगता हूं, तो 2 तो पढ़ाता हूं, फिर तीसरे में अपन देखेंगे अपनी इच्छा क्या है, और वैसे 2 पढ़ने के बाद आप समझ जाए। मेन मकसद अपना क्या है, धारिता की कैलकुलेशन करना। तो सब अब अपन पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इंपॉर्टेंट मान लो साहब, अभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब बनावट अपना मुख्य काम नहीं, अपना मुख्य काम है धारिता कैलकुलेट, है ना। तो सब इसे बनाने के लिए समान आकार का मतलब प्लेट ए वृत्ताकार है तो बी भी वृत्ताकार, प्लेट ए आयताकार है तो बी भी आयताकार, प्लेट ए वर्गाकार है स्क्वायर शेप में तो प्लेट बी भी वर्गाकार, दोनों का समान है ना। तो इसे बनाने के लिए समान आकार की यानी आयताकार वृत्ताकार 2 प्लेट ए व बी एक दूसरे के समीप, दिख रहा है, वह समांतर कुचालक स्टैंड पर, किस पर रख दिया मैंने साहब, कुचालक स्टैंड पर। ये कौन सा स्टैंड लिख दूं इसको, कुचालक स्टैंड पर, है ना। अब क्यों रखा वो सब बता दूं। कुचालक स्टैंड पर इस प्रकार रख देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श न कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये डर था ये दोनों स्पर्श कर लेगी, स्पर्श करते तो सारा काम खत्म हो जाएगा ना, स्पर्श करते तो बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड तो क्या हो जाएगी अर्थ, और स्पर्श करते तो कैपेसिटेंस अनंत हो जाएगी ना, इनफाइनाइट हो जाएगी ना। तो फिर इतना फिर नाटक करने की जरूरत ही क्या है फिर, अगर स्पर्श ही करवानी है। तो सब इसे बनाने के लिए समान आकार आयताकार या वृत्ताकार की चालक प्लेट ए तथा बी एक दूसरे के समीप व समांतर कुचालक स्टैंड पर इस प्रकार से रख देते हैं कि प्लेटें एक दूसरे को स्पर्श न कर सकें। क्लियर। प्लेटों के बीच में हम
वैक्यूम रख सकते हैं, निर्वात रख सकते हैं और कुचालक माध्यम भी रख सकते हैं। कागज भर दो, माइका भर दो, या पराविद्युत पदार्थ, पराविद्युत का पदार्थ का मतलब कुचालक है। तो प्लेटों के मध्य निर्वात भी रखा जा सकता है, माध्यम भी भर सकते हैं। क्लियर है ना? फिलहाल क्योंकि अपन तो कैपेसिटर पहला ही पढ़ रहे हैं, इसमें पहली बार तो अपन वैक्यूम ही रखेंगे, फिर पढ़ चुकने के बाद फिर मीडियम रख के देखेंगे, यानी फिर माध्यम रख के देखेंगे। अभी पहली बार में आप माध्यम की बात ही ना करें, अभी पहली बार में तो क्या रखेंगे। बाकी ये कहता है कि आप कुछ भी रख सकते हैं, आप निर्वात भी रख सकते हैं, माध्यम। अगली बात, इन दोनों में से किसी एक प्लेट को स्रोत से, सोर्स से, और दूसरी प्लेट को अर्थिंग कर देते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज वाली, मतलब जब पंखा है, अब पंखे पे से आपने संधारित्र निकाल लिया, कूलर पे से निकाल लिया, अब आप बाजार से नया लेके आओगे तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं कौन सा तार किससे जुड़ा है, कोई सा तार किसी से भी जोड़ दो, एक सोर्स से जुड़ेगा और दूसरा बैटरी से, दूसरा अर्थिंग से जुड़ेगा। तो सर इसमें से ये बहुत एडवांटेज वाली बात है। ऐसे तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि फला तार इससे जुड़ा था, ढिका तार इससे जुड़ा था, ऐसे तो याद रखना पड़ता है। कैपेसिटर में जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा तार किससे जुड़ा। मैं चाहूं तो सोर्स इससे जोड़ दूं, सोर्स इससे जोड़ दिया तो बैटरी इससे जोड़नी पड़े, फिर यहाँ प्लस क्यू, चार्ज उल्टे जाएंगे, जिसको देते हैं उस पर प्लस क्यू रहेगा, यानी जो बैटरी से जुड़ा वही प्लस क्यू रहेगा, सीधी सी बात। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना? तो सब किसी एक प्लेट को सोर्स से जोड़ सकते हैं, दूसरी को अर्थिंग कर सकते हैं। क्लियर है भी, है ना? हमने तो जो कर रखा वो दिखाई दिया। अब बात को सुनिए, अपना काम है कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, बस वो ध्यान रखो आप। अब सर प्लेटों के आकार की तुलना में, अब ध्यान से सुनना, उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर व समान दूरी पर होंगी। लेकिन किनारों की जहां तक बात करें, किनारों पर आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो किनारों का क्षेत्रफल कम होता है। तीखे किनारे होते हैं ना, तो तीखे जहां तीखापन होता है वहां क्षेत्रफल कम होता है, और जहां क्षेत्रफल कम होता है वहां पर आवेश घनत्व अधिक हो जाता है, और जहां आवेश का घनत्व अधिक हो जाता है वहां पर से आवेश रिसने लग जाता है, रिसाव चालू हो जाता है। तो सब किसको आपसे पूछे कि आवेश का रिसाव कहां से होता है, स्पार्किंग कब होती है, तो स्पार्किंग या रिसाव समझ लो आप, स्पार्किंग को भी लंबा चल जाएगा मामला। तो जहां, ठीक है, जैसे कंगा है, अब ये कंगा मेटल का हो, धातु का हो, और उसको 50,000 वोल्ट कर दें, तो कंगे के जो छोटे छोटे वो तंतु होते हैं जो उसके कहते हैं, उनमें से स्पार्किंग चालू हो जाएगी, क्योंकि तीखे किनारों का क्षेत्रफल बहुत कम होता है और वहां पर आवेश घनत्व बढ़ जाता है। आवेश घनत्व बढ़ जाता है तो वहां से आवेश लीकेज होना चालू हो जाता है, उसका माध्यम में विसर्जन होता है। तो यहाँ पर किनारों पर आवेश घनत्व अधिक होने से विद्युत बल रेखाएं वक्राकार हो जाती हैं, यानी लीकेज होता है। इसको अवॉइड करें और धारिता की गणना निम्न प्रकार से करें। तो अब अपन जाते हैं मुख्य टॉपिक पर, संधारित्र की धारिता। कौन से संधारित्र की? समांतर प्लेट है, संधारित्र की धारिता। अपन ने वैक्यूम रख रखा है ना, तो अपना मेन टॉपिक है, तो बनावट का कोई मतलब नहीं, चित्र में बता ही दिया सर। बस ये ध्यान रखना है कि प्लेटों के बीच दूरी उनके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम होती है, इससे प्लेटों के मध्य में विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन परस्पर पैरेलल वो प्लेट के परपेंडिकुलर होती है। जहां तक किनारों की बात है वहां पर आवेश घनत्व उच्च होने से विद्युत क्षेत्र लीकेज होता है, इन्हें अवॉइड करें, इसको अवॉइड करें, इसको अवॉइड करें, और विद्युत क्षेत्र की और धारिता की गणना निम्न प्रकार से करें। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ, विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के मध्य
निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ई, निर्वात को लिखूंगा मैं E0 और माध्यम को लिखूंगा KT, ये बता ही चुका हूँ मैं। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसका मैंने आपको एक न्यूमेरिकल जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन की थी वहाँ निकाल के दिखा रखा है। अगर याद नहीं हो तो आप जो प्लेट थी पट्टिका, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र वहाँ देख लेना, मैंने वहाँ ये तैयारी कर रखी है ना। तो सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये तरीका सीखिए आप, तो है ना। बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता है ही थी। अपन पहला किस में ले रहे हैं? पहला मीडियम नहीं ले रहे, पहले वायु ऑब्लिक निर्वात की बात कर रहे हैं। 0 लिख दिया, उससे समझो। अब देखो, अब धारिता के में क्या क्या चाहिए बस उतना ही ध्यान रखो, बाकी बनावट को मारो गोली, चित्र अच्छा बना दो। ये आएगा साहब एग्जाम में, इसे चित्र देख लो अब और ये कैलकुलेट कर दो। बनावट कोई समझाने की जरूरत नहीं। दिया गया आवेश कैपिटल दिख ही रहा, समान मात्रा का आवेश प्लेट बी पर प्रेरित हो गया। अब मूल चीज क्या है? यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, ये मूल चीज है, और उनके बीच की दूरी स्मॉल डी हो तो विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के मध्य वायु ऑब्लिक निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मेरी पूरी बात सुनी ली आपने? क्योंकि सिग्मा दिया गया आवेश बटा क्षेत्रफल, तो मैंने प्लेट का क्षेत्रफल बोला ना ए, है ना। इसलिए विद्युत क्षेत्र कितना? E0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। यह निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। तो ऊर्जा तो किसके रूप में डिपॉजिट है? विद्युत क्षेत्र के रूप में डिपॉजिट है, साफ दिख रही है। अब प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर है ना। वैक्यूम में तो 0 लिखते हैं, V बराबर E0 इंटू डी। ये फॉर्मूला अपन ने पहले चैप्टर में दिखाया था, है ना। V बराबर ED, तो E निकाल लिया। डिस्टेंस कितनी मानी प्लेटों के बीच में? D निकालो सब। तो V0 E का मान रखो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। अब सब ये क्या आपको ध्यान रखना है, अभी बहुत चक्कर है, आगे टॉपिक उठाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तो माध्यम भरूंगा, अभी तो मैंने मीडियम नहीं भरा ना। तो मीडियम भरते ही ये सब चीज, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। भी आता है विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ किसकी? पैरेलल प्लेट, यानी हिंदी में लिख दो समांतर प्लेट संधारित, है ना। दोनों समझ जाएंगे, आधा आधा काम कर लो, थोड़ा सा उनका लिख दो, थोड़ा सा आपका लिख दो। तो समांतर प्लेट संधारित की धारिता, सीधी सीधी बात हिंदी में बोली थी मैंने। निर्वात में लेना C बराबर दिया गया आवेश Q, C बराबर Q, तो दिया गया आवेश तो Q रखते हैं, खत्म। C0 Q मान बोलो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। Q से Q कैंसिल, यानी C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। ये सब समांतर प्लेट संधारित की धारिता साफ दिख रहा है। अतः C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ प्लेट बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगी। तो ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि धारिता चालक के ज्यामितीय आकार पर निर्भर करती है। आकार तो हमें बढ़ाना ही नहीं है, लेकिन एक चीज और है, C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी, और डिस्टेंस कम करेंगे तो प्लेटें चिपक सकती हैं, और प्लेटें चिपक सकती है तो इनको किस पे रख दिया? कुछ अलग डिस्टेंस। तो अब आकार बढ़ाए बिना अब ये मत करो, बजाय इसके क्या करो? डिस्टेंस कम कर दो।
तो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस मिमीज में होती है। किसमें? मिमीज में। 1 मिमी, 2 मिमी, 5 मिमी, बहुत कम डिस्टेंस होती है। तो अब चालक का ज्यामितीय आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ेगी। अब यहाँ पर बच्चों धारिता की कैलकुलेशन को बात समझो। मैंने प्लेटों के कारण V की कैलकुलेशन नहीं करा रखी, हमारे सिलेबस में नहीं थी। तो जहां V की आपको कैलकुलेशन नहीं करा रखी, वहां आप क्या करना, कहां से चालू होना, इससे। जहां करा रखे, जैसे मान लो गोला है, गोले में तो मैंने V की कैलकुलेशन करा तो डायरेक्ट भी लिख देना। और ऐसे कई सिस्टम है, जैसे बेलन है, अब बेलन में मान लो मैंने V की कैलकुलेशन नहीं करा रखी, तो सिलेबस में नहीं कराई ना, मैं क्या करूं, मैं तो करा देता, पर कोई पर्पज ही नहीं था। पर्पज तो है ना, V बिना C कैलकुलेट होगा नहीं। तो आप सीधी सीधी बात है, मैं आपके सामने खूब सारी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको भी तो कुछ ध्यान रखना है कि जहां आपको V डायरेक्ट याद नहीं है, वहां कहां से स्टार्ट होना, इससे स्टार्ट होना। वैक्यूम था, अभी मीडियम नहीं भरा, मीडियम भरेंगे वो तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बाकी है, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आया अभी, इसके बाद अभी मीडियम भर के देखेंगे वो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छे हैं। तो सब ये अपन ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये ध्यान रखना वैक्यूम में प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इतना, क्योंकि अभी मुझे कंपेरिजन करना, अभी मीडियम भरना बाकी है। फिर सब प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर E D से, तो मैंने प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोली, D, छेद एरिया A है ना, ये V बताए, ये भी याद रखना पड़ेगा है ना। अभी आगे कंपेरिजन होंगे सारे। फिर साहब B निकल गया तो C निकाल दिया, मेन मोटिव यही था, ये निकाल दिया आपके सामने, ठीक है। तो साहब ये अपन ने वैक्यूम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल ली, जो इसकी बनावट वगैरह सब समझाई थी ना। थैंक यू वेरी मच। आगे और कैलकुलेशन करेंगे।